हाँ तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं थोड़ा अफसाना की ओर, जो हमारा अफसाना है भाभी जान। तो उस कहानी को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ नाम बता दूं, जो मेन किरदार हैं उसके नाम बता दूं, ताकि आपको सुनने में मज़ा आए। ठीक है, नंबर 1 है, इसको याद रखिएगा, रुकैया भाभी। ठीक है, भाभी पढ़े हो ना, तो रुकैया भाभी। दूसरा में अख्तर, तीसरा शम्मी, चौथा रिहाना। ठीक है, इसको इतना याद रखो, उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा वैसे। ठीक है, इतना याद रखने की ज़रूरत है। ये कहानी याद रखोगे तो क्या होगा कि कहानी को समझने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कहानी के बारे में। हमारा जो भाभी जान अफसाना है, इसका कहानी क्या है। तो देखो, इसमें कहानी क्या है, एक औरत के बारे में। रुकैया एक भाभी होती हैं, रुकैया एक खातून होती हैं, और उसको भाभी इसलिए कहा गया है कि अख्तर उनका देवर था। अख्तर उनका देवर था, रुकैया भाभी का देवर। ठीक है, देवर था, और ये शायर था। ये अभी याद रख लो, ये शायर था। ठीक है, तो होता क्या है कि रुकैया भाभी एक बहादुर खातून होती हैं, हौसलामंद खातून होती हैं। अख्तर एक मर्तबा इनके घर आया हुआ होता है, और 2-3 दिन के लिए भाभी के यहाँ किसी काम से। तो वही सारा चीज़ देखता है भाभी के बारे में, फिर वो बयान करता है। ठीक है, तो रुकैया भाभी किस तरह की खातून थी। रुकैया भाभी खातून थी बहुत हौसलामंद और क्या कहते हैं, बहादुर खातून थी। इनके जो पति थे, इनके रुकैया भाभी के जो पति थे, इनके जो शौहर थे, उनका नाम था नन्हे भाई। उनका नाम मैं नहीं लिखा हूँ, लिख देता हूँ, नन्हे भाई। इनको सियासत का बहुत शौक़ था। किस चीज़ का? सियासत का बहुत शौक़ था। सियासत कहते हैं राजनीति को, राजनीति पॉलिटिक्स को सियासत कहते हैं। तो इनका शौक़ बहुत था, और ये हमेशा इसी के वजह से, अब देखो नेता लोग जब इधर उधर करते हैं, ये पार्टी वो पार्टी, इनका काम था ये पार्टी का झंडा संभालना, वो पार्टी का झंडा संभालना, किसी ना किसी मुकदमे में फंस के जेल चले जाना। और ये हमेशा क्या होता था, जेल में ही रहते थे। और रुकैया भाभी अपने पूरे घर को चलाती थी। रुकैया भाभी एक कॉलेज में पढ़ाती थी। उसको महीना के 400 रुपये मिलते थे, और इसके अलावा एक ट्यूशन पढ़ाती थी, जहाँ से उनको 50 रुपये, मानो कि 450 रुपये में अपना पूरा घर को चलाती थी। रुकैया भाभी की एक बेटी थी रिहाना, नन्ही रिहाना, छोटी रिहाना नाम थी। ठीक है, और ये शिम्मी जो है, ये शिम्मी कौन था, एक गरीब लड़की थी, और रुकैया भाभी मदद करती थी, पढ़ाती थी और उनका देख रेख करती थी। ठीक है, और बाकी जो है, ये रुकैया भाभी अपने पूरे घर को चलाती थी। और इनका रूटीन क्या था, सुबह सवेरे उठना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, नहलाना धुलाना, ये धुलाती थी। उसके बाद फिर नाश्ता तैयार करती थी, इसको तैयार करके फिर ये भेज देती थी स्कूल खुद पहुंचाती थी। फिर उसके बाद खुद तैयार होती थी, नहाती धोती थी। उसके बाद फिर ये अपने कॉलेज जाती थी पढ़ाने के लिए। वहाँ से आने के बाद फिर ट्यूशन वगैरह जो भी हो वो पढ़ाती थी। पढ़ाने के बाद फिर लोगों से मिलना जुलना शुरू होता था। लोगों से मिलना जुलना इसलिए होता था कि लोग समझते थे कि रुकैया भाभी की जो ताल्लुकात हैं ये बड़े बड़े लोगों से हैं। वो इसलिए मानते थे क्योंकि इनके जो शौहर हैं वो सियासत में थे, राजनीतिक में थे, नेता बने हुए फिर रहे थे। तो लोग यही सोचते थे कि इनसे मेरा काम बन जाए, रुकैया भाभी मेरी मदद कर दें। इसके वजह से लोगों से क्या करता था, मिलना जुलना शुरू होता। लोग आते थे इनसे मिलने के लिए कि हमारा काम बना दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रुकैया भाभी की ताल्लुक़ ऐसे लोगों से बहुत कम नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो लोगों से मिलना जुलना शुरू हो जाता था। तो फिर क्या कहते हैं, जब उनसे सारा चीज़ हो जाता था, फिर क्या होता था, जब अपना शौक़ पूरा करने के लिए ये ख़त भी लिखा करती थी। हाँ, ख़त भी लिखा करती थी। ख़त किसको लिखती थी, जैसे कि कोई स्टूडेंट हैं या कोई हैं, वो खतूत भेजे। पहले के ज़माने में ख़त के ज़रिया से बात होती थी। ठीक है, तो उनका जवाब देना, खतूत लिख के थी। फिर ये स्वेटर भी बुना करती थी अपने बच्चों के लिए, स्वेटर भी बुनती थी अपने खाली वक्त में। ठीक है, तो ये अक्सर सारी चीज़ें बयान करते हैं कि रुकैया भाभी एक ऐसी लड़की हैं कि मतलब पहले के जब इनकी शादी नहीं हुई थी तो बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। ये उनके आगे पीछे उनके घर में 4-4 नौकर हुआ करती थी। ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारती थी। जब भाई से इनकी शादी हुई तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जो कि ऐशो इशरत की ज़िंदगी से उठ करके आए हमारे भाई के घर में, और यहाँ पे वो कैसे एडजस्ट करेगी, नहीं कर पाएगी एडजस्ट। हो सकता हो भाई को
छोड़ दे, कुछ ही दिन में ये ख़त्म हो जाए ये रिश्ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो रिश्ता बाकी रहा। बाकी किस तरह से रहा, रुकैया भाभी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो जिस माहौल से आई थी उस माहौल को छोड़कर यहाँ पे जो माहौल था उस माहौल में ढल चुकी थी। ठीक है, तो वही अख्तर बताते हैं कि इनका रूटीन बहुत ये ख़तरनाक था, जिनका शौहर घर में ना रहे और वो पूरा घर को चलाए, और जाहिर सी बात है कितनी मुसीबत और कितनी दुख और कितनी परेशानी हुई होगी उस घर में जहाँ पे उनका गार्जियन ना रहे। तो ये खुद पढ़ाती थी और उसी से जो मिल जाता था अपना घर चलाती थी, और बाकी एक मिनट के लिए भी इसके चेहरे से मुस्कान मतलब मुस्कुराहट ख़त्म नहीं होती थी। हमेशा मानो कि मोटिवेशन की दुनिया इसी में बसी हुई हो, ऐसी हौसलामंद औरत थी। कभी भी ये उदास नहीं होती थी, मायूस नहीं होती थी अपने मतलब काम पे। होता है ना, जब हमारे ऊपर परेशानियां आ जाती हैं, दिक्कत आ जाती हैं, तो हम क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं, हम टूटने लगते हैं। लेकिन रुकैया भाभी इससे विपरीत मतलब अलग थी। समझ रहे, कितनों परेशानी आ जाए, कितनों मुसीबतें आ जाएं, कितनों दिक्कत, हंस कर ये सहती थी और हौसला के साथ उससे लड़ती थी। परेशानी को देख करके नहीं डरती थी, परेशानी को हल करने वाला मसला को खोजती थी, किस तरह से हल होगा। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजरती थी। तो वही अख्तर बताते हैं कि यहाँ पे सारा ऐशो इशरत इनका ख़त्म हो गया था। सुबह का उठना, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, फिर और तो और रुकैया भाभी इतनी अच्छी औरत थी कि देखो, मोहल्ले में अगर कोई बीमार पड़ जाए, मोहल्ले में कोई ज़रूरतमंद हो जाए, उनकी भी मदद करती थी। हाँ, उनकी भी मदद करती थी। एक मरतबा हुआ क्या कि अख्तर ही बताते हैं कि इनके घर में जो एक नौकरानी थी और उनके घर एक बच्ची की पैदाइश हुई थी, तो वो हॉस्पिटल में थी और उसका तबीयत बहुत ख़राब था। तो ये रुकैया भाभी रोज़ाना उनको दूध पहुंचाती थी। बताओ, अपने घर के साथ साथ दूसरे को भी ख्याल रखती थी। अब एक मरतबा एक कहानी बताती हैं अख्तर कि एक मरतबा हुआ यूँ कि हम ऐसे बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और एक लड़की अचानक घर में दाखिल होती हैं। एक लड़की दाखिल होती हैं और वो सर झुका करके और अब आ जाती हैं भाभी के सामने में, और मायूस होकर के, उदास होकर के, और क्या कहते हैं, भाभी पूछती हैं क्या हुआ। उनका नाम होता है शिम्मी। ये जो लिखा हूँ ना मैं, ये शिम्मी उन्हीं का नाम होता है। वो लड़की शिम्मी आती हैं और सर झुका करके भाभी से बात करती हैं, कुछ बोलती हैं। भाभी पूछती हैं कुछ, तो वो जल्दी कुछ बोलती नहीं है। और मानो कि अख्तर कह रहा था कि मानो कि ऐसा लग रहा था अगर कुछ वो बोले तो वो बहुत कस के रो पड़े, आँख में मतलब आंसू ऐसे झलक रहे थे, समझ रहे, और उदासी छाई हुई थी। और बहुत इसरार करने के बाद, बहुत ज़िद करने के बाद भाभी पूछती हैं क्या हुआ बताओ। वो कुछ नहीं बताती हैं, वो शर्म के मारे, समझ रहे, वो शर्म के मारे कुछ नहीं बताती हैं। उसके बाद भाभी जो ना डांट कर कहती हैं बताती है कि नहीं बताती है। उसके बाद फिर वो लड़की जो है ना भाभी से आकर के लिपट जाती है। भाभी से आकर के लिपट करके फिर रोने लगती हैं। फिर कहती हैं भाभी ऐसा बात है कि हमारे भाई का जो कॉलेज में एडमिशन होना था MA में, और उसका एडमिशन का आज लास्ट तारीख है, आज लास्ट दिन है, और हमारे पास पैसा इकट्ठा नहीं हो पाए और कोई भी मतलब जुगाड़ नहीं हुआ जिससे कि मैं उसका फ़ीस जमा कर सकूं भाई का। तो ये बात सुन कर के भाभी जो है ना एक तमाचा उसके गाल में ऐसे देती हैं और कहती हैं पागल, ऐसा बात है तो फिर इस तरह से बोलेगी, तो आकर के बोलेगी ना, बोलने से हल होगा, इस तरह से रोने से थोड़ी ना होगा। तो उसके बाद फिर भाभी जाती हैं घर के अंदर, घर से 2 चूड़ियाँ ले आती हैं, सोने के कंगन होते हैं हाथ में पहनने वाला, 2 चूड़ी लेकर के आती हैं, और दोनों चूड़ी को क्या करती हैं फ़रोख्त करवा करके उनको दे देती हैं। उनको कहती हैं जाओ अब फीस जमा कर दो ले जा करके। अब वो चूड़ी बताऊँ किसकी थी, यह रिहाना की थी। ये रिहाना 2 दिन पहले बहुत दिनों से पैसा इकट्ठा करके ये रिहाना के लिए बनवाती हैं भाभी, और बाकी ये शिम्मी आती हैं तो उनके लिए फ़रोख्त करके उनका जो भाई का फ़ीस था वो जमा कर दिए। तो वही अख्तर कहते हैं किस तरह के मतलब इनका दिल है, कैसा हौसला वाली औरत हैं, किस तरह का दिलदार औरत हैं। मतलब वो छोटे कितने दिनों से पैसा जमा करके वो अपने बच्चों के लिए बनाई थी, लेकिन उसको भी 2 दिन के बाद ही फ़रोख्त कर दिया, बेच करके दूसरों का मदद कर दिया, दूसरों की हेल्प कर दी। तो इस तरह की औरत थी। बाकी भाभी का अख्तर कहते हैं कि इसलिए मैं भाभी को जब भी देखता हूँ तो हमारा सर जो है ना अदब में झुक जाता है, समझ रहे हैं। तो अदब में कहता है कि हमारा सर झुक जाता है। और बाकी इस तरह से 2-3 दिन अख्तर रहते हैं। जब उनका जाने का वक्त करीब होता है, एक दिन होता ये है कि भाभी मेज़ के पास बैठी हुई थी, कुछ कर रही थी,
اس کے بعد اختر اپنا کام میں ادھر آرام کر رہے تھے، مصروف تھے، ایک ڈاکیا اچانک گھر میں آتا ہے، ڈاکیا آتا ہے ایک خط لے کر کے، پھر بھابھی کو خط دے کر کے جاتا ہے، بھابھی کو خط دے کر کے جاتا ہے۔ اس کے بعد بھابھی جیسے ہی وہ اس خط کو پڑھتی ہیں تو پھر مایوس ہو جاتی ہیں، اداس ہو جاتی ہیں۔ اختر کہتا ہے کہ اس طرح سے میں بھابھی کو کبھی نہیں دیکھا، اور اس طرح سے اداس ہوتی ہیں، مانو کہ مطلب بہت اداس ہو گئی ہیں، کچھ چھن گیا ہو ان سے۔ تو اس کے بعد پھر اختر پوچھتے ہیں بھابھی کیا ہے اس خط میں، کیا بات ہے؟ پھر بھابھی کہتی ہیں کہ اختر اصل میں تمہارے بھائی کا 2 دن کے اندر میں جو نا رہائی ہونے والا تھا، چھوٹنے والا تھا جیل سے، لیکن وہ پھر کسی مقدمہ میں پھنس کر پھر جیل میں چلے گئے، پھر 2-3 سال کے لیے قید ہو گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کو جو نا مایوسی آ جاتی ہیں، تو ٹوٹنے لگتی ہیں بھابھی۔ تو پھر اختر جو ہے نا ان کو موٹیویشن دیتے ہیں، اس کی حوصلہ کو بڑھاتے ہیں، تو کہتے ہیں بھابھی اس طرح کے جو ہے پریشانیاں، اس طرح کے مشکلات، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ہمیں کیا ہوگا؟ مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا، ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا اور اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر اس طرح سے ہم ٹوٹ جائیں گے تو پھر چلے جائیں گے، مصیبت ہمیں ختم کر دے گی، پریشانیاں ہمیں کھا جائیں گی، اس لیے ہمیں اس طرح سے ٹوٹنا نہیں ہے۔ تو اختر بتاتے ہیں یہ بات میں نے کہا تو مطلب بھابھی کی رگوں میں جو نہ جانے موٹیویشن کے اور کیسے شعلے بھبک گئے، اور اٹھ کر کے بالکل کھڑے ہو گئی، جا کر کے منہ ہاتھ دھوئی، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ایسا گھر سے باہر نکلی کہ مانو کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، پہلے کے جیسے بالکل نارمل ہو گئی، ہر چیز کو مطلب یہ بھلا دی، کچھ نہیں اندر میں۔ تو اس طرح سے پھر جب اختر کا جانے کا وقت قریب آتا ہے تو پھر بھابھی ایک روز آ کر کے پوچھتی ہیں کہ اختر کس کام سے آئے تھے؟ میں نے تم سے بات ہی نہیں کیا صحیح سے، اپنی ہی پریشانی بتائی، اپنی ہی ساری چیزیں، میری ہی ساری چیزیں دیکھے تم، لیکن تمہارا کیا ہوا؟ مطلب کوئی کام سے آئے تھے، بتائے نہیں ابھی تک۔ اچھا تمہارا وہ جمیلہ کا کیا ہوا؟ جمیلہ کی شادی وغیرہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ابھی تک تمہاری؟ جمیلہ، اب یہ سمجھو کہ جمیلہ ہے کون؟ جمیلہ اسی لیے تو اختر آیا تھا یہاں پہ، سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یہ جمیلہ تھی اختر کی منگیتر تھی، مطلب ان سے محبت کرتے تھے، محبت تھا ان سے، ٹھیک ہے؟ تو جمیلہ اس کی منگیتر تھی۔ تو جمیلہ کے بارے میں پوچھتا ہے تو اختر خوش ہو جاتی ہیں، دل میں کہتی ہیں ارے بھابھی میں تو اسی کام سے تو میں آیا تھا، اور باقی میں شرما کر کے نہیں بول رہا تھا کچھ کہ بھابھی کو پہلے سے اتنا ٹینشن ہے تو میں کیا بولوں، اب بھابھی ہی جب پوچھ لیا تو پھر میں کیسے نہیں بولوں۔ تو پھر یہ اختر کہتے ہیں کچھ نہیں بھابھی، میں جہاں چاہ رہا ہوں نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، وہاں میرے گھر والے نہیں چاہ رہے ہیں، میرے گھر والے کہیں اور شادی کرانے کے لیے چاہ رہے ہیں، اور میں جب منع کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کرنا ہے تو میرے پسند سے کر، میرے گھر میں جہاں کہہ رہا ہوں وہاں کر، اس کے علاوہ اگر دوسرا جگہ کرنا چاہ رہے ہو تو نہیں کر سکتے ہو، یا تو ایسے ہی رہ جا، یا تو کرنا ہے تو گھر سے چلا جا، مطلب گھر سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے ان کی رضامندی نہیں ہوتی، ان کے گھر والے ان سے جو ہے انکار کرتے ہیں جمیلہ سے۔ اور تو کیا کہتے ہیں، بھابھی کہتی ہیں جمیلہ تو اچھی لڑکی ہے، اس سے شادی کر لے، کیا دقت ہے؟ تو اختر کہتے ہیں کہ گھر والے نہیں رکھیں گے۔ تو بھابھی کہتی ہیں کوئی دقت نہیں ہے، گھر والے نہیں رکھیں گے تو شادی کر کے لے آ میرے گھر۔ اختر خوش ہو جاتے ہیں، سمجھ لیں؟ پھر سوچنے لگتے ہیں کیا لڑکی ہے، کیا عورت ہے یہ، مطلب اپنی اتنی پریشانی، اتنے دکھ ہونے کے باوجود پھر میرا ایک مصیبت ان کو سنبھالے گی، کیا لڑکی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کہتی ہیں ہاں کوئی بات نہیں، ہم بہن کی طرح رہیں گے، ایک جگہ پہ رہیں گے، ہم خیال رکھیں گے جمیلہ کا، ایک کام کر تو جا نکاح پڑھ لے، اس کے بعد پھر لا کر کے میرے پاس رکھ لے، اور تو اپنا کام پہ دھیان دے۔ تو پھر اختر خوش ہو جاتا ہے، مانو کہ ایک موٹیویشن آ جاتی ہے ان کے اندر میں، ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ مطلب ہاں کوئی ہے میرا۔ تو اختر پھر یہ سب بات کر کے پھر کہتی ہے ٹھیک ہے بھابھی میں جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا، شادی کر کے میں لے آؤں گا، آپ کے پاس رکھوں گا۔ تو یہ کہانی تھی، ٹھیک ہے؟ باقی اس کو کس طرح سے لکھو گے، دیکھو یہ کہانی کو آپ یاد رکھو اسی طرح سے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو جائے کہ اس طرح کی تھیں، اس طرح کی تھیں، تو پھر اس کو جو نا آپ بنا کر کے لکھ سکتے ہو۔ باقی کس طرح سے لکھنا ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے جب آگے، جب کوشچن آنسر کا کلاس آئے گا۔ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو کہانی بتایا، دیکھنا اسی طرح سے میں آپ کو کوشچن آنسر میں بھی جب یہ کوشچن آئے گا
کہ رقیہ بھابھی کے بارے میں یا افسانہ بھابھی جان کے بارے میں خلاصہ کیجئے، تو اس وقت کس طرح سے لکھے جاتے ہیں کوشچن آنسر والے کلاس میں آپ کو بہت بڑھیا سے بتاؤں گا، اور آپ بہت آسانی سے لکھ پاؤ گے، کوئی دقت نہیں آئے گی۔ تو بچوں یہیں تک تھی آج کا کلاس، آپ کو کیسا لگا آپ کامنٹ ضرور کرنا، اور باقی دیکھو جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس کو پڑھو اور محنت سے آپ تیاری کرو، انشاءاللہ بہت مطلب اچھے نمبر لاؤ گے۔ اگر جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، اگر آپ نے بھی اس میں آپ مجھے ہیلپ کر دیے، سپورٹ کر دیے، تو آپ بھی پڑھے تو آپ بہت آگے جا سکتے ہو۔ ایک آدمی کے محنت سے نہیں ہوتا ہے، ہم چاہے کتنوں پڑھا دیں، آپ نہیں پڑھے تو پھر نہیں ہو پائے گا۔ جب آپ پڑھو گے، ہم پڑھائیں گے، تو پھر دونوں جگہ سے جب کمبینیشن ہوگا تو پھر آپ بہت اچھے نمبر لاؤ گے۔ تو آج کا کلاس یہیں تک تھا، یہیں پہ ہم سماپت کرتے ہیں، اور باقی ٹیک کیئر، بہت بڑھیا سے پڑھائی کرو اور لگے رہو محنت میں، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔